गर्मी लग रहा है। चालू कर दो, पंखा चालू कर दो। दिखाओ। हम्म, चल जाएगा ना। चलो चला लेते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो ये वाला लाइट भी ऑफ रहता, ये बस चल जाता तो ही काम बन जाता है ना। चल जाएगा ना। चलो आप सेट कर लो फिर आप वापस। हम्म, सेट नहीं हुआ अच्छे से, सेट करना पड़ेगा। ओपीएस में देखो। एक बार कर लो वापस। कितना में रखो। हाँ ठीक है, सेट कर दो। एक बार इसमें देख लो चलता है कि नहीं चलता है ना। ठीक है। हम्म, बंद कर दो इसको। नहीं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के लिए मैं ब्लैक में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन सेटिंग ठीक हुआ कि नहीं चेक करने के लिए था बस। ठीक है, तो सेट नहीं हुआ ठीक से। नहीं नहीं नहीं, कम नहीं करना पड़ेगा, वैसा ही रखना पड़ेगा। एक बार सेट हो जाता है ना फिर कलर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हम्म, हम्म, हम्म। क्या चीज़ कर रहे हो। लाइट के साथ ही रहने तो हो गया। हो गया ना। कितना पी हो, -1 ना। ठीक, चलो स्टार्ट करें। देखो अब हम पढ़ते हैं क्या, फॉर्मेलिटी। बाकी सारा टॉपिक क्लियर है। फॉर्मेलिटी एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये सिलेबस में नहीं है, बस नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर मान लो कभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया तो। फॉर्मेलिटी क्या है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट है, यही कहलाएगा मोलैरिटी। बस वैसा ही डिफाइंड होगा ये भी, सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास प्रेजेंट है, ये कहलाएगा क्या, फॉर्मेलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मेलिटी F इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, डेफिनेशन में थोड़ा सा हम करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर। पर लीटर के बाद यहाँ पर क्या लेना, वॉल्यूम ऑफ पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम सिंबल के फॉर्म लिखे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास को F2N लिख देंगे। F मतलब
फॉर्मूला मास, n मतलब क्या हो जाएगा नंबर, तो नंबर ऑफ फार्मूला मास Fn हो जाएगा, सॉल्यूट का इसलिए क्या हो जाएगा 2, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा VL हो जाएगा। क्लियर है। F2n, जैसे कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n को क्या लिखते थे, n को लिखते थे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ फार्मूला मास की बात करें तो इसका क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम लिख सकते हैं W2 अपॉन F, फार्मूला मास को लिखेंगे Fm और सॉल्यूट का इसलिए क्या लिखेंगे 2, तो F2m हो जाएगा। F2m को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, F2m को हम बोल सकते हैं क्या, ऑब्जर्व मोलर मास, और ऑब्जर्व मोलर मास को हम क्या बोलेंगे m, और ये 2 का है मतलब सॉल्यूट का इसलिए, तो M2O हो जाएगा। ठीक है, M2O ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इस तरह से। और फाइनली देखो F में अगर उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, F में वैल्यू पुट करते हैं, F2n की जगह क्या हो जाएगा W2 अपॉन F2m इंटू VL, या फिर हम M2O भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा इंटू VL। अगर हम इसी को चाहेंगे तो किस में लिख सकते हैं, ml में लिख सकते हैं लीटर की जगह पे, तो ये हो जाएगा क्या W2 ग्राम में ही रहेगा तो G लिखने की जरूरत है भी नहीं, ये हो जाएगा क्या FM2O इंटू VML, और मिलीलीटर में चेंज करने की वजह से क्या कर देंगे इसको हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा काम का रहेगा। ठीक है, यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम फार्मूला अपॉन लीटर। ठीक है, ग्राम फार्मूला अपॉन लीटर, फार्मूला मास का ग्राम फार्मूला और नीचे वॉल्यूम का लीटर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे सीक्वेंस में कौन सा होगा 211। ठीक है, 211। चलो क्वेश्चन क्या है एक बार अच्छे समझ लेते हैं। 6 देखो 6.10 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन टू फॉर्म 500 ml सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट द फॉर्मेलिटी। देखो जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो जब हम मोलारिटी पढ़े थे तो क्या लिखे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग कैसे डिटेल किए थे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑब्जर्व मोलर मास, वो था प्रैक्टिकल मोलर, ऑब्जर्व मोलर मास मतलब थ्योरेटिकल मोलर मास था, और ये ऑब्जर्व का मतलब क्या हो जाएगा प्रैक्टिकल मोलर मास। तो ऑब्जर्व मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास, जो अभी तक के मोलर मास हम बात करते थे वो था थ्योरेटिकल मोलर मास, और ये क्या हो जाएगा अभी जो बात कर रहे हैं ऑब्जर्व मोलर मास। इसमें डिफरेंस क्या है, जब हम सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जो सब्सटेंस है वो आपस में ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक हो जाएंगे टूट जाएंगे तो एक का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो वहां पर उसका जो एक्चुअल मोलर मास है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ना। और अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि 2-3 सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो गए तो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो जब भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब ब्रेक होना और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है ऐड होना, तो जब हम किसी भी सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो हो सकता है वहां पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन का प्रोसेस हो, तो उसकी वजह से थ्योरेटिकल मोलर मास और जो एक्चुअल या ऑब्जर्व मोलर मास उसमें चेंज आ जाएगा। तो ऑब्जर्व मोलर मास क्या रहेगा, जो रियल में वहां पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद हमको मिलेगा। तो वैसा ही हमारे पास एग्जाम्पल है। इसके लिए कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए प्रोसेस के बारे में। जैसे यहाँ पर बोला है कि बेंजोइक एसिड को किस में डिसॉल्व किया जा रहा है, बेंजीन में। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा C6H5COOH, ये है बेंजोइक एसिड। जब हम क्या करते हैं इसको बेंजीन C6H6 के साथ मिक्स करते हैं तो इसका क्या होता है एसोसिएशन हो जाता है, मतलब डाइमर फॉर्म करता है, डाइमराइजेशन हो जाता है, और ये क्या कर लेता है C6H5COOH, इसका हाँ 2 मिल करके आपस में एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिख सकते हैं, और ये क्या बना लिया एक डाइमर बना लिया। डाइमर मतलब 2 मिलके एक बना लिए, तो ये हो जाएगा डाइमर फॉर्म कर लिया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन ठीक है। तो डाइमराइजेशन प्रोसेस की वजह से अगर हम देखें तो थ्योरेटिकली इसका मोलर मास होना चाहिए था, थ्योरेटिकली एक का कितना होना चाहिए था
एम टी बोल सकते हैं थ्योरेटिकल मोलर मास। कितना होना चाहिए था इसका 122। बट अब ये क्या हो गया, दो एक साथ मिल गए, इसलिए क्या हो जाएगा ऑब्जर्व मोलर मास इसका हो जाएगा डबल हो जाएगा 2 इंटू 122 इज इक्वल टू 244। तो ये चेंज है थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व मोलर मास में। तो ये ऑब्जर्व मोलर मास हमको कहाँ यूज करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसको यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है क्या फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू हाँ W2 हो जाएगा अपॉन मोलर मास कौन सा वाला ऑब्जर्व मोलर मास, तो M2O हो जाएगा इंटू VmL। मिलीलीटर में दिया है तो VmL रख लेते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो W2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 6.10 और ये क्या हो जाएगा 1000। इधर देखो M2O कितना हो जाएगा 244 और यहाँ पर VmL कितना है 500 ml है। यहाँ पर अपन सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1 जा और ये हो जाएगा क्या 2 जा में ब्रेक कर दिए, इसको भी अपन ब्रेक कर सकते हैं, ये चला जाएगा 2 1 जा और ये कितना हो जाएगा 1 2 2 वापस हो जाएगा। ठीक, अब देखो इन दोनों को भी ब्रेक कर सकते हैं, बट मैं पहले डेसिमल हटा देता हूँ। अगर डेसिमल हटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 610 और नीचे कितना हो जाएगा ये 122 इंटू 100। अब जीरो कोई मतलब नहीं है तो अपन जीरो को पहले ही हटा देते हैं, यहाँ भी जीरो को हटा देते हैं, यहाँ पर जीरो, तो समझो 6.1 की तरह कंसिडर कर लेंगे तो एक ही बस डेसिमल आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1 जा और ये कितना हो जाएगा 2 जा हो गया, तो 1/20 कितना हो जाएगा ये 1/20, तो ये 1/20। अब 1/20 का मतलब कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू 0.04 0.04 होगा 5 होगा 0.05 होगा। ठीक है, तो 5/100 मतलब 1/20 ये हो जाएगा क्या, यूनिट क्या रहेगा इसका ग्राम फार्मूला पर लीटर। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। हाँ, ग्राम फार्मूला उसका यूनिट रहेगा, नहीं देगा अगर, हाँ कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट अगला ये वाला क्वेश्चन, एक और वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, तो इसको अपन होमवर्क में रखते हैं ना, क्योंकि एक वीडियो और लगने वाला है इस चैप्टर पे। देखो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं, टू 212। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होगा, जैसे कि हम लोग मोलैरिटी को समझे थे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वैसे नॉर्मेलिटी क्या होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी को n से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रहेगा लीटर में। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग n इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, n इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को e q और t से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n इक्विवेलेंट। ठीक है, अपॉन क्या रहेगा VL। अब देखो जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, क्या होता है मास अपॉन, वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का क्या होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्या होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सॉल्यूट के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा W2 और ये हो जाएगा EWM, E2M हो जाएगा ना E2M। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो W2 अपॉन इक्विवेलेंट मास। देखो मोलैरिटी में क्या था मोलर मास, फॉर्मेलिटी में क्या था ऑब्जर्व मोलर मास, और नॉर्मेलिटी में क्या आ गया
इक्विवेलेंट मास। अब देखो इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या होता है, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास E2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। E2m कैसे निकालेंगे, E2m निकालने का तरीका होता है मोलर मास, अब सॉल्यूट का है तो 2 लिख देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर क्या होता है, किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितने चार्ज के ट्रांसफर से वो क्या बना हुआ है, कंपाउंड बना हुआ है। जैसे NaCl में एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है ना, तो क्या हो जाएगा एन फैक्टर 1 हो जाएगा। H2SO4 में कितना ट्रांसफर होता है 2, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से क्या रहेगा उसका एन फैक्टर रहेगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे NaCl की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है Na+ और Cl माइनस, बैलेंस करने की बात अलग है, बैलेंस कर सकते हैं, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा NF इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग H2SO4 की बात करेंगे तो H2SO4 कैसे बनता है H+ और प्लस SO4 2-, तो देखो मैक्सिमम कितना हुआ है 2-, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा एन फैक्टर इक्वल टू 2। इस तरह से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर फाइनली नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट करते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2 मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू VL। ठीक, और इसको देखा जाए अगर तो वेयर करके हम लिख सकते हैं E2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 इंटू एन फैक्टर। समझ पाए ना, तो अगर हमको इसके फॉर्मूले को एक लाइन में अगर डिफाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा E2m इंटू VL, ये हो रहा है। अब मान लो मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा W2, पहले तो इसको VML में चेंज कर देता हूं तो ये हो जाएगा क्या 1000। E2m को मैं क्या लिख सकता हूं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा NF, और इनटू ये कितना हो जाएगा VML। तो अभी इस फॉर्मूले को हमको सीधा यूज कर लेना रहेगा। ठीक है, एन फैक्टर हम लोग अभी देखे, एन फैक्टर इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो जैसे पहले हम लोग देखे NaCl के लिए, तो NaCl के लिए कितना हो रहा है NF इज इक्वल टू 1, अपन H2SO4 के लिए बात किए तो कितना हो जाएगा NF इज इक्वल टू 2, और अगर मान लो अपन NaOH के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कितना चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 213 क्या बोल रहा है, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालना है, क्या गिवन है देखो सॉल्यूट का मास दिया है, मोलर मास यहाँ से निकल जाएगा, और क्या है वॉल्यूम दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2 इंटू ml में इसलिए 1000, और इक्विवेलेंट मास दिया है क्या नहीं दिया है, तो हम सीधा क्या करेंगे मोलर मास से निकालने की कोशिश करेंगे, और एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा VML हो जाएगा। ठीक, सीधे वैल्यू पुट करते हैं, W2 कितना दिया है 0.98 1000, एन फैक्टर H2SO4 के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, M2 कितना है इसका मोलर मास 98 है, इनटू VML कितना है 500। चलो एक स्टेप और ले चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको मैं लिख दूंगा क्या 98, अगर 98 नहीं लिखना चाहता हूँ तो मैं वही सॉल्व कर सकता था, लेकिन ठीक है फिर भी कर देते हैं 98, और ये हो जाएगा कितना 1000 इंटू 2, और यहाँ पर हम क्या लाते हैं 100, और ये 98, और ये क्या हो जाएगा 500। डिवाइड करना शुरू करते हैं, 98 से चला गया, और 500 1 जा और 500 2 जा, तो क्या रह जाएगा 2 इंटू 2 4 अपॉन 100, तो 0.04। नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होता है, नॉर्मेलिटी का यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो हम लिख लेंगे क्या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट
214। और ये क्या होगा 215। देखो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ अ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, नॉर्मलिटी निकालना है, नहीं मास निकालना है। क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, N इज इक्वल टू W2 इंटू 1000। इक्विवेलेंट मास नहीं दिया तो N फैक्टर के बेस पे निकालना पड़ेगा, अपॉन कितना हो जाएगा M2 इंटू क्या हो जाएगा VmL। हमें W2 चाहिए, ठीक है, तो अपन W2 को छोड़ देते, बाकी सबका वैल्यू पुट कर देते। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, हाफ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू W2 हमको चाहिए तो W2 को ऐसे ही रख लेते हैं, इंटू 1000 इंटू NF कितना हो जाएगा NaOH का 1 हो जाएगा, M2 कितना होगा NaOH के लिए 40 हो जाएगा, और 250। जितना डिलीट हो रहा है उसको जितना यहाँ पर से कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 जा, और ये क्या हो जाएगा 4 जा। 4 भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 1 जा, और ये कितना हो जाएगा 4 10 जा। ठीक, देखो इधर से भी जा रहा है, भी कैंसिल और हो रहा है। ये हो जाएगा 2 1 जा और 2 5 जा। तो इसको 5 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इधर क्या है W2/5। तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यूनिट क्या रहेगा, मास है तो ग्राम में। ये इस तरह से आंसर आ गया। ठीक, बाकी ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, सॉल्व कर लेना। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है, नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है इसका COOH। हाइड्रेटेड है इसलिए वाटर लग गया है। इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा H2C2 और O4 और 2 मॉलिक्यूल वाटर जो हाइड्रेट बना रहे हैं इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बन जाएगा, क्या निकालना है यहाँ पर नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं उसको टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कैसे बोल सकते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलने का सिंपल तरीका है, जहां पर भी क्या रहेगा वॉल्यूम रहेगा, तो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। अब सारे फॉर्मूले हम लोग देख लिए, उसमें अगर देखें तो कौन कौन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, V/V, W/V, ppm V/V, ppm W/V। स्ट्रेंथ हो गया, मोलैरिटी हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, इन सब में क्या रहता है वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। बाकी में देखा जाए तो वॉल्यूम नहीं रहता है, जैसे W/W%, W/W ppm, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन। सॉरी वॉल्यूम फ्रैक्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। वॉल्यूम फ्रैक्शन को हम लोग, वॉल्यूम फ्रैक्शन में वॉल्यूम है ना, तो इसको हटा के यहाँ पर लाएंगे, यहाँ लिख लेंगे पार्ट पर मिलियन, जैसा वैसे बिलियन बिहेव करेगा तो उसको अपन समझ सकते हैं ना। तो यह क्या रहेगा यहाँ पर, एक इसको भी अटैच कर लेते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और भी है, ये सभी आपस में कंबाइंड क्वेश्चन है ना, कंबाइंड क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नंबरिंग करते हैं। 216, 216, 217, 218, 219 और 220। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक, चलो।